रामकुमार। तो एक बार मैं निराला को एरिस्टोटल पढ़ा रहा था, तो उसमें एक इशू मैंने उठाया था कि यूनानी समाज के मुख्य अंतर विरोध और अरस्तु। खूब बोल बात के निकला, तो सिर्फ यूं नहीं कहा था बढ़िया पढ़ा है। तो रामकुमार ने कहा हाँ पढ़ायो तो घनी, लेकिन पढ़ायो कहीं। ये तो बताओ, बहुत सारी बातें इन लोगों ने ताजा कर दी, लेकिन आज की गोष्ठी की सफलता और कुछ हो या न हो, डॉक्टर व्यास का उपस्थित होना है। अगर ऐसा विद्वान इस गोष्ठी में मौजूद हो, तो वाचक को उसका वाक्य खुद बेचाना है। आज मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं चाहता। मेरा यह भी कोई दावा नहीं है कि निराला के बारे में जो कुछ भी आप कहूंगा उससे आपका ख्याल बदल जाएगा, या उससे हमारे देश दुनिया में कोई बुनियादी तब्दीली आए। मगर यह उम्मीद रखना गैर वाजिब नहीं होगा। यहां जो दानिशमंद इल्मो अदब की हुजूर में बैठे हुए हैं, वो इस पर जरूर गौर फरमाएंगे कि क्या निराला के साहित्य से ये आवाज निकलती है या नहीं कि दिल से साबित करो कि तुम जिंदा हो, सांस रहना कोई सबूत। आज मित्रों, निराला जयंती के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उन्हें याद करते हुए भी लगभग उनकी मृत्यु के 6-7 दशक के बाद मेरे मन में बराबर यह ख्याल आता है कि वह कौन सी बात है, वो कौन सा नुक्ता है जो आज भी उनकी यादों को हमारे जहन में वाबस्ता रखे हुए है। और समय जितना आगे खिसका है, निराला हमारे उतने ही करीब आए। देखिए, हर लेखक का, हर विचारक का एक फलसफा होता है, यानी दुनिया के बारे में उसके अपने कुछ विचार होते हैं, दुनिया के विषय में उसका जो नक्शा है उसके मन में होता है, जो मोटे तौर पर उसका फलसफा है वह उसकी फिलॉसफी होती है। चाहे गरीब से गरीब इंसान हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, ऐसे इस फलसफे के बिना, इस फिलॉसफी के बिना काम चलता नहीं है। बस इस फिलॉसफी, इस फलसफे को समझने और अपनी जगह पर बनी रहती है, लेकिन कालांतर में उसको देखने और परखने वाली दृष्टि, वो जो विजन है, वो बदलता रहता है। इसलिए निराला को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, इसके बारे में मेरे मन में कोई बना बनाया नुस्खा नहीं है। और मैं जिसके आधार पर मैं यह दावा कर सकूं कि आप निराला को यहां से देखें, यहां से पढ़ें। निराला ने काफी बड़े पैमाने पर लिखा है। उसको एक छोटे से लेक्चर में बांधकर बताना कि निराला यह है, एक कठिन काम है। और दूसरे, श्रद्धालु श्रोताओं के सुनने के साहस और धैर्य की परीक्षा लेना मेरा फर्ज नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा मित्रों कि जब अग्नि किरीट मस्तिष्क या दिमाग
कि निष्ठाएं दबाव में होती हैं, इतिहास संकट में होता है, जैसा कि वॉल्टर बेंजामिन ने एक दौर में हिटलर के नाजिज्म के समय में हमें बताया था फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में। तो तारीख के रहनुमाओं से वह अपना फर्ज अदा करने की मांग करता है। आज तक इस देश को जिस फलसफे के भरोसे रखा गया है वो क्या है? वो सिर्फ रोजी रोटी नहीं है, वो रोटी नहीं है, बल्कि वह धर्म है, कर्म है, बहुसंख्यक मतलब पाप पुण्य का नुस्खा है, दान दक्षिणा है, इसी के बूते पर जिंदा रखा गया है। इसलिए होता यह है कि हम सही सवाल पूछ ही नहीं पाते और झूठे जवाबों में उलझे रहते हैं। हमने हर कठिन, हर मुश्किल सवाल का एक आसान जवाब ढूंढ रखा है। भाग्य की बात है, हमारी किस्मत में यही बना था। जरा सोचिए कि क्या यही फिलॉसफी निराला की है? क्या यही फिलॉसफी प्रेमचंद की थी, जिस पर मैं थोड़ा सा कोरिलेट करूंगा, दोनों को बताऊंगा। अब आप खोजें कि निराला इस फलसफे को अपने यहां कहां कहां चुनौती देता है। आप सही रिसर्च करेंगे, जो हमें सही सवाल पूछने से बराबर रोकता है, ऐसा फलसफा। उसके एवज में जो हमें उत्तर मिलता है वह भी उतना ही झूठ और फरेब से भरा होता है। इसलिए वहां पर सवाल और जवाब दोनों ही समस्या का ही हिस्सा होते हैं, द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट द सॉल्यूशन। आप खोजें कि निराला कहां कहां स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं, सदियों से चली मान्यताओं को, जिसे पॉलिटिकल साइंस में हेजीमोनिक आइडियाज कहते हैं, या हेजीमोनिक आइडियोलॉजी, या हिंदी में उसे वर्चस्ववादी विचार कहते हैं। उसको कहां का चुनौती देते हैं, इसको खोजिए। देखिए, मुझे याद आता है बहुत दिन पहले मुझे एक किताब मिली थी फ्रेडरिक जेमसन की, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। उसमें मार्के की बात उन्होंने कही कि आज जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं उसकी सबसे बड़ी चुनौती है झूठ के महापलों के बीच में सत्य के एक पल की खोज। आज धर्म, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और पूंजी के आतिशी शीशे से निकला हुआ झूठ हमें सच प्रतीत होता है। यह एक तरह का फॉल्स कॉन्शियसनेस या मिथ्या चेतना कड़ी। इसको समझिए। निराला उसे कैसे समझते थे, थोड़ा ठहर कर बोलूंगा। मुझे एक शिक्षक होने के नाते निराला को कई बार पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला है, लेकिन अदब और अदीबों से जगमगाती हुई इस महफिल में और ऋषि मुनियों से भरी हुए इस सभा में बोलने का अवसर कम मिला है। इस मुफीद मौके पर मुझे शमशेर बहादुर की दो पंक्तियां याद आती। हकीकत को लाए तखय्युल की के बाहर, हकीकत को लाए तखय्युल के बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए। हकीकत, वास्तविकता, तखय्युल, पर्दा, आवरण। ये जो वास्तविकता पर पर्दा है, ये सिर्फ शमशेर बहादुर सिंह की व्यक्तिगत समस्या उतनी नहीं है जितना शेष दुनिया की मुश्किलें हैं, और उसका तीखा अनुभव और एहसास वही लोग कर सकते हैं जो सृजन की दुनिया में आम जन के हस्तक्षेप और मनुष्य और मनुष्यता की हिफाजत और उसकी स्थापना के संदर्भ में प्रगतिशील विवेक के महत्व को पहचानते हैं।
निराला की चिंता की आप देखेंगे अनेक सेट्स हैं, लेकिन उनका गोमुख, उसका स्रोत एक है। वह भारत का स्वाधीनता आंदोलन और भारतीय नवजागरण की मूल्य प्रतिबद्धता। निराला ने उसे कैसे समझा? उन्होंने लिखा, भेद कुल खुल जाए, भेद कुल खुल जाए, सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मिल में है। देश आजाद हो, वो आजादी मुट्ठी भर लोगों के लिए न हो, वो देश की जनता के लिए हो। हमारा राष्ट्रीय जीवन खुशहाल, सुखी और बेहतर हो, ये निराला की चिंता थी, ये निराला के मन की बात थी। लेकिन कितनी भिन्न है ना? ये एक बड़ी चिंता है। कोटिशा भारतीय जनता के प्रति जो गहरी आत्मीयता होती है, उसमें डूबी हुई है ये चिंता। क्या जीवन, क्या समाज, क्या कला साहित्य, क्या संस्कृति और राजनीति, क्या महाजनी सभ्यता और मानव जाति का भविष्य हमारे जीवन के सभी पड़ावों पर, मोड़ों पर, पर्वों और संधियों और अध्यायों पर एक संकल्प विहित साधना और मर्यादा के साथ साधने की और उसके हिफाजत की एक नैतिक संकल्प वहां दिखाई देता है। इस आत्मीयता को पहचानने के लिए एक विजन चाहिए, एक दृष्टि चाहिए। वो फिल्म का कोई गीत नहीं है जिसे आप सुने और निकाल दें। कुछ लोग जो ज्यादा, राज कपूर साहब की फिल्म के गाने का जुमला है, जो कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये इंसान की पहचान कैसे करें? बड़े खुशकिस्मत हैं हम हिंदी वाले डॉक्टर साहब, जो निराला और प्रेमचंद के विचारों को प्रेमचंद और निराला के साहित्य में मानवतावाद का आसान नाम देकर पीएचडी की डिग्री हासिल कर और उन्होंने उसे शोध का विषय बना दिया। ऐसी दुर्दशा तो हम हिंदी वाले ही उनकी कर सकते हैं। जरा देखिए, क्या बात, अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, खंडित करने को भाग्य अंक, अब देखा भविष्य की ओर असंक। में जो निहित फिलॉसफी है और उस फिलॉसफी में जो विराट चुंबकीय आकर्षण है, एक मैग्नेटिक पावर है, उसे समझने के लिए सहृदयता चाहिए। पीएचडी की डिग्री। मित्रों, अगर क्रांतियां सिर्फ विचारों से होती तो सच मानिए मैं लेनिन से बड़ा क्रांतिकारी था। क्योंकि ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर जितनी किताबें मैंने पढ़ रखी है, लेनिन ने नहीं पढ़ी। सही है, पक्का नहीं पढ़ी। लेकिन मैं लेनिन नहीं बन पाया, क्रांति नहीं कर पाया। क्यों? देखिए, क्रांति के लिए वेदांतियों जैसी तर्क कर्कशा बुद्धि की जरूरत नहीं होती। उसके लिए जरूरत होती है मानवीय करुणा में डूबे हुए किसी फलसफे की, किसी फिलॉसफी की, किसी विजन की। इस मायने में आप देखेंगे कि निराला का वेदांत अद्वैतवादियों के वेदांत से भिन्न है। बुद्ध अगर शंकर से बड़े दार्शनिक हैं, तो अपनी सहृदयता के कारण बुद्ध के फलसफे में मानवीय करुणा की अनेक पत्रिकाएं हैं।
और शंकर आज सिर्फ शोध का विषय बनकर विद्वानों के किताब बुक शेल्फ पर समा गए, रुक गए। इसलिए कि इतिहास में जीवित रहने के लिए, इतिहास में पहचाने जाने के लिए एक धड़कते हुए दिल की जरूरत होती है, जिसमें संवेदना हो, सहृदयता। अरे भाई, जो इश्क नहीं कर सकता वो क्या खाकर इनकलाब लाएगा? और इस प्रेम की, इस सहृदयता की कीमत एक दौर में मिर्जा गालिब ने चुकाई और भरपूर चुकाई। मैं वो सब्जा हूं, मैं वो सब्जा हूं, जहर आग उगाता है जिसे, कितना दर्द है इस बेचारा से, अनुभव कीजिए। मैं वो पौधा हूं जो जहर का पानी पीकर बड़ा हुआ, पैदा हुआ। उसकी कीमत निराला ने चुकाई थी, बहुत जोरदार तरीके से चुकाई थी। छीण का न छीना कभी अन्न में लख न सका वो दृग्विबन, लखकर अनर्थ आर्थिक पर पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ। क्या निराला वाकई अपनी जिंदगी में हार गए थे? अरे जो झुक नहीं सकता वो तन कर खड़ा भी नहीं हो सकता। अब जब कभी मैं विचार करता हूं तो मैं देखता हूं कि यह निराला का रास्ता, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अपने देश और समाज के प्रति इतना गहरा आत्मीय लगाव, इतना निष्कलुष और निष्पाप अपनापन इस घोर कलयुग में दुर्लभ है। आज निराला जयंती के अवसर पर उस सहृदयता को याद करना चाहिए। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका से निराला जितना विचलित होते हैं उतना ही एक और मन रहा राम का जो न थका से हर चुनौती से जूझने का साहस भी रखते हैं। हर पुनर्वार को धनुर्भंग जो उठास। देखिए मित्रों, निराला विपरीत परिस्थितियों में भी गहरी मानवीय संवेदना के कवि हैं और उसी से उनका ट्रेजिक व्यू बनता है। गफलत में न रहे, ट्रेजेडी सिर्फ दुख की कथा नहीं है बल्कि दुख से मनुष्य के संघर्ष की कथा भी है। जिसने जीवन के, समाज के अंदर विरोधों को देखा और समझा है वही ट्रेजेडी की रचना कर सकता है, दुखांत की। जहां संघर्ष मजबूत है, परिवेश का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा मजबूत है, उतना ही सशक्त है, लेकिन उससे टक्कर लेने का जो मनोबल है उतना ही दृढ़ है। वही उदात्त स्तर पर मानवीय करुणा व्यक्त होती है, वही ट्रेजेडी है। बाकी सब पैथेटिक है। जैसे हिंदी के दो शब्द शोक और क्या कहेंगे उसे, खेद में फर्क है। वही फर्क अंग्रेजी के पैथेटिक और ट्रेजिक में है। जो ट्रेजिक है वो पैथेटिक नहीं हो सकता। दुख से यद्यपि दोनों का संबंध है। काव्य की, कविता की, निराला के साहित्य की विशेषता उसके ट्रेजिक होने में है, क्योंकि जितना प्रतिरोध परिवेश का है उससे लड़ने का दृढ़ आत्मबल निराला है। आप हमेशा ध्यान रखें।
ट्रेजिडी सिर्फ दुखांत की है, यह व्यू न तो यूनानी दार्शनिकों की थी, न भारतीय दर्शन शास्त्र, न वह बहुभूति की दृष्टि थी, न वह तुलसीदास की, न वह निराला की। ट्रेजिडी दर्शन व्यक्ति और समाज की टक्कर से जन्म लेता है। नए जिसे जर्जर रूढ़ियों को चुनौती देने और उस रूढ़ियों को बचाने के लिए जो शक्तियां खड़ी हैं उनके द्वंद्व से पैदा होता है। और निराला इस मामले में अकेले ही टिकी कभी कि वह उस ट्रेजिक व्यू को रचते हैं। बाकी सब ट्रेजिक, सब पैथेटिक है। गया सभी कुछ गया, मधुरतम सुर बालाओं का एहसास, इसमें क्या ट्रेजिडी है बताए तो। लेकिन एक और मन रहा राम का जो न थका, ये ट्रेजिडी है, क्योंकि वहां है अमानिशा बोलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, शब्द है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर जो इसकी प्रतीक योजना में जाए, इसकी दार्शनिक योजना 5 तत्वों से बना है ना, पृथ्वी जल वायु आदि आदि, ये 5 राम के विरोध में अमानिशा गगन घन अंधकार, आकाश अंधकार से भरा हुआ है। आकाश शिव का निवास है और शिव जो है ना लांछन को अपने गोद में लेके बैठे हुए हैं। समुद्र गर्जित प्रलयावधि वाला जो अंश है उसको ध्यान में, जल तत्व विरुद्ध केवल जलती मसाल, एक मसाल आग, लेकिन वो भी छीन है। ये सारे तत्व राम के बगल में है। और तब उनके मन में यह भाव उठता है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, बार बार उठता मन में रावण जय। लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या, इसलिए आप हमेशा ध्यान दें कि राम की शक्ति पूजा के सीता एक मिथकीय चरित्र के अलावा और कुछ तो भी तो हो सकती है। वो भारत की संघर्षशील जनता भी तो हो सकती है जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी मुक्ति के लिए लड़ रही थी। और शक्ति पूजा का राम अपने मिथकीय चरित्र को, अपने मिथकीय परिवेश को अतिक्रांत करके उस व्यापक जन आंदोलन के किसी महानायक का रूप भी तो ले सकता है। इसे ही बख्तिन ने कभी मेनी शेड्स ऑफ मीनिंग कहा था। आप चाहे तो दरिदा के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, टू डीकंस्ट्रक्ट वो अर्थ जो कि छुपा हुआ है, जो अनुद्घाटित है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसी को तो अभिव्यक्त करना वास्तविक, जिसे ये बताई मैं व्यंजना और क्या है छुपी रहती है। मजा क्या कि खुद कर दिया आपने मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से, जब सब कुछ बोल ही दिया आपने आई लव यू, तो सरो अब बचा क्या है। ट्रेजिक व्यू की सबसे बड़ी खूबसूरती और उसकी कलात्मकता इस बात में है कि वो जितना कहते हैं उससे ज्यादा छुपा जाते हैं। गालिब कहते थे ना, साफ दिखते भी नहीं सामने आते भी नहीं। कहने की जरूरत नहीं कि निराला की कविताओं में जो अपनापन है, जो सहृदयता है, वो हिंदुस्तान के संघर्षरत कोटि जनों की सिर्फ सभ्यता समीक्षा ही नहीं है, वो भारतीय जनता के संघर्षशील चेतना की जो संघर्ष मीमांसा है। निराला के भीतर
एक क्राफ्टमैन बैठा हुआ है, एक शिल्पी बैठा हुआ है जो इस आत्मीयता को तराशता चलता है और निरंतर कला का रूप देता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी लोहे में ही उसकी धार निहित होती है और कोई लोहार उससे सांड पर चढ़ाकर निकालता है, चाकू बनाता है, ठीक उसी तरह हिंदुस्तान के जनता के मन में जो लोहा है, जो साहस है, जो ढाढ़स है, जो प्रतिगामी परिस्थितियों को चुनौती देने की अदम्य इच्छा है, अखंड इच्छा है, निराला उसे ही धार देते हैं गो कि सारा लोहा उनका होगा अपनी केवल धार। अच्छा, निराला को रामविलास जी ने दार्शनिक कवि कहा। कुछ दर्शन शास्त्र तो उन्होंने दर्शन शास्त्र उन्होंने दर्शन की किताबें पढ़कर सीखी थी, कुछ रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ रहते हुए सीखी, और कुछ कर्म जीवन के दुस्तर क्लेश से सीखी थी। दुख सबको मांझता है, एयर कंडीशन में बैठकर लिखने वाले कवि नहीं थे, ये जान लिया। आप पाएंगे कि निराला की कविताओं में कुंठा है, निराशा है, मृत्युबोध है, अंधकार है, पीड़ा है, रोदन है, रहस्यवाद है, अध्यात्मवाद है, ये सब है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष है अकुंठ सौंदर्य बोध, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यानी अपनी पूरी जागृत इंद्रियों के साथ जीने वाला जो बोध है, उन्मुक्त इंद्रियानुभूति, जिसकी तुलना में कभी कभी कीट से करता हूं। यह मौका नहीं है अभी उसमें जाने की, क्योंकि ये क्लासरूम में मैं गीता को पढ़ा रहा हूं। उन्मुक्त प्रकृति पेन मिलेगा वहां। विदेशी सत्ता और सामंती मूल्यों के प्रति एक असंतोष की भावना है, लोगों मुक्ता आपको दिखाई देती है। देखिए मित्रों, ये मेरे एक मित्र कहते हैं कि इंदिरा तुम्हारे निराला ऐसे ही है, देखो ना ऐसा रोता पुता रहता है, कौन तब के पार कहता रहता है, क्या है वो? मैंने कहा देखो कि उनमें अंतर विरोधों की कमी नहीं है, लेकिन जब इंसान के अंतर विरोध संतुलन में होते हैं तो उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसके विचारों में प्रखरता आती है। असंतुलित होकर वो पतनशील होता है। और फिर आप हमको एक बात बताओ, आप लोग बताइए, इतिहास के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा ये सवाल है, सनिता से सीखना भी चाहूँगा, क्योंकि एक टीचर हमेशा ही एक विद्यार्थी होता है। तो क्या ये जो अंतर विरोध आपको दिखाई देगा, उसका क्या कारण है इसमें तुम्हें? लेकिन यहां एक बात पर विचार कीजिए, वह कौन सा कवि है, वह कौन सा विचारक है जिसमें अंतर विरोध नहीं है? क्या आप समझते हैं कि किसी विचारक के विचारों की दुनिया हुसैन बोल्ट का फर्राटा डॉग है? जो भागेगा तो आप दांतों तरह उंगली दबाकर देखते रह जाएंगे। जिंदगी और समाज जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो हडल रेस है। उस हडल रेस को मेरी सारी बातों से आप सहमत हो जरूरी नहीं है। असंगतियां कहां नहीं होती। क्या घर से बाहर निकलने के लिए चौखट से एक पांव आप बाहर नहीं रखते, एक पांव भीतर और दूसरा बाहर? क्या यही इसे भी आप असंगति कहेंगे?
क्योंकि वहां संतुलन बना हुआ है। तो ये बोलिए कि हमारा विकास तो बिना अंतर विरोधों के हो नहीं सकता। तो मेरा कहना यह है कि इससे परे जाकर जब निराला लिखते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, जब उमर वेदना आई, गले लगाया उसे धाय, ये उसी सहृदयता की पहचान है। यह एक व्यक्ति की मैं शैली नहीं है, यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी आजादी। हमने इस व्यक्तिवाद की स्थापना पूंजीवाद की देन, हिंदुस्तान में पूंजीवाद जिस तरह से आया उस पर फिर कभी यह मैं स्वाधीनता की आकांक्षा से निराला की है, यह समूचे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की मूल्यबद्धता की है। सोचे, यही क्या यह एक कवि का महाप्राणत्व है? यह इस मुल्क के संघर्षशील चेतना अवाम का भी महाप्राणत्व है। उसी ने हमारी स्वाधीनता आंदोलन का जातीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर बिल्डअप किया है। चाहे निराला जी हो, चाहे प्रसाद जी हो, उनका आध्यात्मवाद दार्शनिक आध्यात्मवादियों से भिन्न है, क्योंकि वहां पर सहृदयता है, तर्क कर्कशा बुद्धि नहीं। निराला ने जिस अध्यात्मवाद का फल चखा था, उसका रहस्य उन्होंने अध्यात्म फल में खुद समझा दिया है। कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। जब कड़ी मारे पड़ी देह है, पर कभी क्यों भी न कर पाया यहां, काल की ही चाल से मुरझा गए एक ही फल, किंतु बस हम पा गए, बल हम पा गए, ताकत हमको मिली, उस अध्यात्म से मिली, काल के मार से मिली है वो। मित्रों, आज मौका है और दस्तूर भी। सरस्वती पूजा के 2 दिन हुए हैं। आप जरा वर्दे वीरा वादनी को याद करें। यह 1936 की रचना है, गीतिका में संकलित है। यानी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के चरम उभार का दौर है। निराला जी जब सरस्वती की वंदना करते हैं तो वरदान क्या मांगते हैं? ये थोड़ा मांगते हैं कि हमको पुत्र दे, हमको फला दे, हमको क्या कहते हैं, आज मोदी जी से मेरा ये फिक्स करा दे, मेरा मीटिंग फिक्स करा दे, अडानी जी से मुझे ये दिलवा दे। ये सब नहीं करते। हालांकि वो थे भी नहीं उस समय, संकेत के रूप में मैं कह रहा हूं। उसकी पंक्ति है ना, पहली पंक्ति है, प्रिय रब अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। भारत की आजादी की लड़ाई जिन मूल्यों को लेकर लड़ी गई थी, उसे फ्रांसीसी इनकलाब के वह 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व या फ्रेटर्निटी जिसे आप कहते हैं, ये भारत की आजादी की लड़ाई के साथ जो ये 3 मूल्य जुड़े हुए थे, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, ये जिस नवीन नूतन मूल्यबोध, नया जीवन दर्शन, नई विश्व दृष्टि को आगाज दे रहे थे, उसी विश्वबोध की अभिव्यक्ति है वर्दे वीणा वादनी। यह न भूलना चाहिए। उसमें औपनिवेशिक दास्ता, हजारों वर्ष की गहरी परंपराओं के दंश, अहिंसावादी कहे जाने वाले भारत के सामाजिक रूढ़िवाद के हिंसक और क्रूर रूढ़िवाद के स्थान पर एक समतामूलक समाज की स्थापना ही उसका विकल्प हो सकता है। इन रूढ़िवाद के कब्र पर
जो भारतीय जनता एक नए विश्वबोध को लेकर, एक नए विजन को लेकर, उससे पहले रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था, उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, 1857 की क्रांति हो चुकी थी। ये सारी क्रांतियों से जो कॉन्शसनेस है, वर्ल्ड कॉन्शसनेस, जिसका कि एक हिस्सा हिंदुस्तान की चेतना भी थी, तो बहुत ही संकेतित तरीके से ये पंक्तियां ये करती हैं और हिंदुस्तान की जनता से एक सीधी अपील करती है कि हमें किस तरह का समाज बनाना है। काट बंध उरके बंधन उस तरफ, काट बंध उरके बंधन उस तरफ, बा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर दे, जगमग जगमग जग कर दे, आप वर्दे वीणा वारिणी वर्दे। इन पंक्तियों में उसी मानसिक दास्ता, बौद्धिक जड़ता और जाति, कुल, गोत्र, वंश के आधार पर मनुष्य और मनुष्य की पहचान बनाने वाली आइडेंटिटी की राजनीति, धर्म के आधार, ऊंच नीच के भेदभाव करने वाले उस आदिम दिमाग की फितौर, उस आदिम दिमाग के फितौर की बेलोस आलोचना तो है ही, उसके विरुद्ध एक आवेगपूर्ण बौद्धिक आंदोलन छेड़ने का गुलाम भारत की जनता से एक सीधी अपील है उसकी। देखिए मित्रों, फ्रेडरिक जेम्सन ने एक जगह लिखा है कि एशिया, अफ्रीका या लातीनी अमेरिका के देशों में जहां कहीं साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और सामंतवाद के विरुद्ध वहां की जनता अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, अपना राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चला रहे थे, वहां के साहित्य को एक राष्ट्रीय रूपक के अर्थ में पढ़ना चाहिए। निराला का यह गीत भी एक राष्ट्रीय रूपक है, प्रेमचंद का साहित्य भी एक राष्ट्रीय रूपक है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद का एक रूप यह भी है जिसे निराला गढ़ रहे थे, लेकिन आज के राष्ट्रवाद से कितना भिन्न है। उसका एक खास ऐतिहासिक संदर्भ है। यह ऐतिहासिक संदर्भ ही इस गीत को विगत महत्ता और वर्तमान में सार्थकता से जोड़ता है। द पास्ट सिग्निफिकेंस एंड द प्रेजेंट मीनिंग। अरे निराला के पढ़ने के लिए कोई किसी नुस्खे की कहां जरूरत है, वो तो खुद कहते हैं, मेरा आलोचक एक बीज, मेरी आलोचना मेरी कविताओं में ही है, वह तुम देखो। आप शक्ति पूजा बोले, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध। इन पंक्तियों में एक पराजित राष्ट्र के हतदर्प की पीड़ा दिखाई देगी आपको। अन्याय जिधर है उधर शक्ति सिर्फ राम की ट्रेजेडी नहीं, वो दुनिया भर के देशों, मुल्क के साथ साथ औपनिवेशिक भारत की भी ट्रेजेडी। यद्यपि इस कविता का एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ 1936 की रचना है शक्ति पूजा। ये दौर फैसिज्म के चरम उभार का दौर था। जर्मनी में रक्त की शुद्धता और नस्ल की श्रेष्ठता के आधार पर यहूदियों को खलास किया था। इटली में अंधराष्ट्रवाद के नाम पर कत्लेआम मचा हुआ था।
ये अंधतम कारा नहीं तो और क्या है। निराला जब कहते हैं कि काट तम उरिका बंधन, तो ये उसकी ओर भी संकेत है। मैंने कहा ना, जितना कहते नहीं उससे ज्यादा छिपा हो जाते हैं। तभी तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास एक कलाकार एक न्यूड तस्वीर लेके गया और कहा कि रविन्द्रनाथ इस पर कोई टिप्पणी थी। तो उन्होंने देखा, और रविन्द्रनाथ चित्रकार भी थे, उन्होंने उस पर कपड़े का एक आवरण चढ़ा दिया, बस इसी की कमी थी। नंगई कहीं भी ठीक नहीं। तो वह सिर्फ हिंदुस्तान की ही ट्रेजेडी नहीं थी, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, जिसमें एक पराजित राष्ट्र के हक दर्द की पीड़ा झलकती है, बल्कि तमाम दुनिया के देशों की भी ट्रेजेडी थी, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, जो फैसिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। तो फिर उससे मुक्ति का रास्ता तो एक ही हो सकता था, सतबुद्धि बोध सूक्ष्म सूक्ष्म मन का विवेक, इसके सिवा और कुछ हो नहीं सकता था। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम सत्य की करो मौलिक कल्पना, कि ताकत को हिंदुस्तान की संघर्षशील जनता ने और उसके महानायकों ने जन आंदोलनों में पहचाना था। सामंतवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ उठे जन आंदोलनों में पहचाना। जो नहीं जानता दैन्य, ये जनता जो नहीं जानती दैन्य, जो नहीं जानती जानता भी नहीं। जय होगी ये पुरुषोत्तम नवीन कह कल शक्ति राम के बदन में हुई लीन। यह विजय का फल जब 15 अगस्त 1947 में भारत को मिला, लोकतंत्र की स्थापना के रूप में जय होगी है पुरुषोत्तम नवीन की आशा जो थी वो फलीभूत हुई लोकतंत्र में, संविधानवाद में। मित्रों, राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल बिन बहुल्लास से बार बार आकाश विकल का आप वर्तमान के संदर्भ में क्या अर्थ करेंगे? यह मैं आपके विजडम पर छोड़ देता हूं। अब तुलसीदास से, अब शक्ति पूजा से तुलसीदास नामक कविता का जो खंडकाव्य है, उनका क्या कहते, खंडकाव्य है, क्या संबंध है? इसकी खोज करनी चाहिए। राम कथा की ओर और राम कथा से जुड़े लेखकों की ओर निराला आप यूं ही नहीं मुड़े थे। तुलसीदास में कविता में निराला ने भारतीय सामंतवाद के पतनशीलता के कारण को देखा है। क्या लिखा? यही ना, वे शेष श्वास प्रति भू पशु भूस प्रति मूक भास, दलितों के बारे में लिखा। पाते प्रहार अब हता श्वास, सोचते कभी आजन्म ग्रास द्विजन के, वे वर्णाश्रम रे द्विज प्रथम, वे चरण चरण बस वर्णाधम वर्ण रक्षण के। इन पंक्तियों को जरा सरोज स्मृति के इन पंक्तियों से मिलाकर पढ़ें। ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्थर में करे खेद, इनकी कर कन्या अर्थ खेद, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। इस विषम बेली में विष ही विष। वर कैसे मिले थे सरोज के लिए? जरा देखिए, ये जो जमुना के से कछार, क्या तो गर्मी के दिनों में वो हट जाते हैं। ये जो जमुना बिंब जो चित्र है, ये जो जमुना के से कछार, पद फटे विवाही इसकी उधार, खाए के मुख जो पिए तेल, चमरौंधे जोते से सकेल।
चमरौदा समझते हैं आप लोग? वो किसान जो है ना, वो हलवाई जोतते हैं, तो इनका जूता खास तरह का खास हार्ड चमड़े का बना होता है, जिसे तेल दे दे के पिलाते रहते हैं। चमरौदे जूते से सकेल निकले जी लेते घोर गंध, इन चरणों को मैं यथा अंध कल घ्राण प्राण से रहते हुए थी, वो ऐसी बुझ में नहीं करे। चलो थे पता तो जाहिर है ऐसा समाज तो गुलाम बनने के लिए अभिशप्त है ही। और आप लोगों ने प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़ी हो, उसमें जो मीर मिर्जा हैं, उनकी आंखों से अपने बादशाह के लिए एक बूंद आंसू नहीं निकलता, लेकिन जो काठ के वजीर के लिए एक दूसरे की गर्दन काट लेते हैं। आज जो राष्ट्रवाद का परचम पकड़कर अपने अपने तख्त ताऊस पर रोशन अफरोज हैं, वे कौन से मीर मिर्जा से कम है जिनका ध्यान हिंदुस्तान की दूसरी समस्याओं पर नहीं जाता, मनगढ़ंत किस्सों पर चला जाता है। खोल कर नहीं बताऊंगा वो मिथक क्या है, वो नहीं बताऊंगा, वो आप समझिए। एक जगह पर स्टडीज एंड फर्दर स्टडीज इन डाइंग कल्चर जब कॉडवेल ने लिखा था, तो उन्होंने क्या नाम है ये बर्नार्ड शॉ एक फेबियन सोशलिस्ट थे, आप लोग जानते हैं, और मार्क्स की शैली में फर्क किया और उसने बताया था कि ये जो बर्नार्ड शॉ है, उसको अपने पाठकों के विवेक पर जरा कम भरोसा है, इसलिए वो हर छोटी छोटी बात को बड़ा घोर घोर के विस्तार से बताएगा। लेकिन मार्क्स में वो अपने पाठक पर, उसके विजडम पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो एक वाक्य लिख देते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास अपनी जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया को। अब इसकी व्याख्या करते रहिए, मेरे पास इतनी मोटी किताब है एक, जिसको कि प्रोफेसर मुरली मनोहर सिंह ने एडिट किया, उसमें एक ऑक्सबाउंड वगैरह के कई लोग, आप लोगों को पढ़ना चाहिए किताब। ग्रंथ शिल्पी समिति शैली को लेकर उन्होंने अध्ययन किया कि दोनों के से। तो भैया मैं तो अपने श्रोताओं को, चाहे वो कितने भी श्रद्धालु क्यों ना हो, उनके विवेक पर भरोसा करता हूं, इसलिए छोड़ देता हूं, उसे आप समझिए। तो हिंदुस्तान का पतनशील सामंतवाद ये हिंदुस्तान की गुलामी का कारण है। फाफिना ने बिल्कुल ठीक लिखा था, द रेजर ऑफ द अर्थ, ये पतनशील सामंत पृथ्वी के भारी है। और जॉर्ज लेविंसन अपने उपन्यास में, जिसे क्या कहते हैं, इन द कैसल ऑफ माई स्किन, उनका उपन्यास है जॉर्ज लेनिन का, उसने इस पतनशील सामंतों को, जो पराश्रित सामंत होते हैं, उनको साम्राज्यवाद का दुमछल्ला कहा था। शक्ति पूजा में वह देवदानों का संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन तुलसीदास में वह वर्णभेद के द्वारा पैदा किए गए शासित और शोषितों का संघर्ष है। दोनों की अभिव्यंजना प्रणाली में फर्क है। यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दोनों कविताओं में जो आह्वान है वह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सामंतवाद तथा सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति के लिए है, जो कभी श्यामा, कभी सरस्वती, कभी काली जैसे प्राचीन आदि
मिथकों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तो कभी शिवाजी जैसे ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से निरायन आद्य बिंबों का प्रयोग, मिथकों का प्रयोग सिर्फ साम्राज्यवाद विरोधी चेतना को उभारने के लिए करते हैं। उन नवजागरणकालीन मूल्यों के ऊर्ध्वगामी मूल्यों को संप्रेषित करने के लिए करते हैं। उसका आज के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना नहीं है, जिसे कुछ विद्वान बता रहे हैं कि यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कविता है। बहुत पहले वॉल्टर बेंजामिन ने लिखा था, इल्यूमिनेशंस नाम की एक किताब है, कि संकट के दौर में सिर्फ जीवित ही नहीं, मृत भी खतरे में पड़े हैं। क्योंकि जो फासिज्म की संस्कृति है, वो जो इतिहास की मानवतावादी परंपराएं हैं, उसका अपने पक्ष में उपयोग करने के लिए तैयार करी है। इसलिए आपका काम, हम सब का काम सिर्फ जीवित की ही रक्षा करना नहीं, उन लोगों की भी रक्षा करना है जो मर चुके हैं, जो इतिहास और परंपरा का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जिनके दर्शन से आज भी प्रेरित होते हैं। निराला ने उन्हीं आदि रूपों का प्रयोग किया। अब बादल राग को ले लेना, 1924 की रचना है। यह हिंदी कविता में नए यथार्थवाद का बोध कराने वाला है, उसकी सूचना देने वाली पूर्व सूचना। वो छायावाद की भाषिक संरचना के साथ उसके रोमांटिक विजन को भी तोड़ती है। निराला के ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि उन्होंने हिंदी कविता को न केवल स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा, बल्कि हिंदुस्तान की मुक्ति को किसानों की मुक्ति के रूप में देखा। भारत में अंग्रेजी राज का सामंती आधार क्या था? यहां के देसी राजे राजवाड़े, यहां का देसी सामंतवाद, उसे तोड़े बिना किसानों की मुक्ति संभव नहीं थी। उस सत्य को प्रेमचंद ने रंगभूमि में, कर्मभूमि में और गोदान में पहचाना था। निराला ने उसे बनबेला की कविताओं में आवाज दे रहे थे। वही निराला कि जीर्ण बाहु है सिमरण शरीर, तुझे बुलाता कृषक कबीर, चूस लिया है उसका हार, हार मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार के किसानों को प्रेमचंद के सूरदास और बलराज से जोड़ता है। यह दोनों के बीच का संबंध। बहुत सुंदर। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ पूंजीवाद उस समय आया जब वह विश्व व्यवस्था में अपनी प्रगतिशील भूमिका निभाकर स्वयं अंतर विरोधों से ग्रस्त था और विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। दूसरे औपनिवेशिक छत्र छाया के भीतर पनपा हुआ जो भारतीय पूंजीवाद था, वो कभी भी सामंती वैल्यू सिस्टम के साथ संघर्ष करके नहीं, बल्कि उसके साथ भाईचारा कायम करके विकसित हुआ। यूरोप और इंडिया के कैपिटलिज्म में फर्क ही। इसलिए यूरोप के साहित्य में, रोमांटिक साहित्य में आपको एक नई आशा, एक नई किरण, एक नया आत्मविश्वास दिखाई मिलेगा। अब सिली की कविता पढ़े ना, क्या नाम है, प्रोमेथेउस एंड माउंट, जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता है। अब पढ़े ना द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। आपको ये देखिए, हिंदी कविता में, छायावादी रोमांटिक कविता में ये इसलिए नहीं हो पाया कि हमारे यहाँ जो पूंजीवाद विकसित हुआ और उसके साथ ही जो नवोदित मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी तबका था, उसे इस बात की छूट ही नहीं थी कि औपनिवेशिक ढांचे और सामंतवाद के
चौखटे के भीतर कोई खरोंच लगाकर भी आगे बढ़ सके, वह उसी हद तक सोचने की अनुमति मिलती है जिस हद तक औपनिवेशिक सत्ता उसे देती है। इसलिए अगर प्रसाद ने इस स्वतंत्रता का, ये जो ऐतिहासिक सच है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे लिखते हैं, तो जिराना कौम तम के पार लेकर भी दोनों रहस्यवाद की दुनिया की ओर बोलते हैं। तो इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा शौक था उनके, नदिया के पार द्वार देखने की इच्छा नहीं है। अज्ञे जी की यानी कविता, नदी के आंगन के पार, वो इच्छा, रोमांटिक इच्छा उनमें नहीं है। अगर उनमें ये अध्यात्म है, ये रहस्यवाद है, तो उसके ऐतिहासिक कारण है। उस ऐतिहासिक कारणों की खोज हमें सिर्फ तात्विक दृष्टि से नहीं करनी चाहिए, उसकी खोज हमें सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी करनी चाहिए। निराला की क्या कहते हैं, बोध पर रोमांचियत का गहरा असर है, रहस्यवाद का भी असर है, लेकिन निराला बराबर उस रोमांचित बोध और रहस्यवाद को अतिक्रमण करते हैं। देखिए मित्रों, हर वर्ग समाज का अपना एक विभ्रम होता है, और वह वर्ग समाज उस विभ्रम पर पलता भी है, लेकिन होता है वह अल्टीमेटली विभ्रम। इसलिए एक कवि की, एक विचारक की, एक दार्शनिक की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि उस विभ्रम के आतशी शीशे से वह सच के एक पल को पहचाने। निराला कहां कहां ऐसा करते हैं, यह मैं आप पर छोड़ देगा। इस कविता में संप्रदाय, उनकी कविताओं में आप देखेंगे कि नेहरूवाद की कड़ी आलोचना। आप वैसी आलोचना आज के राजनीति के भी क्या खा के कहेंगे गांधी नेहरू के पीछे जो पड़ गए, लेकिन कहते हैं कि एक समझदार निराशा ना समझ आशा से कहीं बड़ी चीज होती है। अगर निराला के मन में एक समझदार निराशा है, अच्छा, तो वह एक नासमझ आलोचना से कहीं बेहतर है। देश की भक्ति से, निर्विरोध शक्ति से राज अपना होगा, जमींदार साहूकार के मेल मिलाप होगा, हिंदू और मुसलमान बैर भाव भूलकर गले मिल जाएंगे। ये लिखा ना निराला जी ने। ये किसकी लाइन थी? ये कांग्रेस की लाइन थी आजादी के दौरान। देखिए, आजादी मिली लेकिन अंग्रेजी पूंजी सुरक्षित है, उस पर कोई खतरा नहीं। जमींदार साहूकार और बंधुआ किसान में ऐसा मेल मिलाप हुआ कि स्वाधीन भारत में दलितों पर अत्याचार दिन दूने रात चौगुने तरीके से हुआ। हिंदू और मुसलमान ऐसे गले मिले कि देश का विभाजन हो गया, और हम और वे का बोध हमारे चिंतन का एक स्थायी भाव हो गया। स्वाधीनता की इस हकीकत को, जो मिलने वाली हकीकत थी, उसे 1945 में निराला ने पहचाना था। खुला भेद विजयी कहलाए, लहू दूसरों का पिए जाए। नया भारत, शाइनिंग इंडिया, और क्या क्या नारा है आपका? मेकिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया और मेल्टिंग इंडिया। अरे भाई, कल्चर कोई मेल्टिंग पॉट नहीं है जिसमें हर तरह की बातें घुल मिलकर एक बन जाए और आप खिचड़ी बना लो उसकी। दूसरी बात यह हुई कि अंग्रेज तो गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। उस अंग्रेजी के साथ उस
ब्रिटिश पूंजी के साथ जो अंग्रेजी भाषा जुड़ी हुई है, उसे आप कैसे हटाइए? हम तो चले जाते हैं, लेकिन हमारी पूंजी जुड़ी रहेगी। लेकिन उस पूंजी के साथ जो अंग्रेजी भाषा जुड़ी हुई है, जो अंग्रेजी संस्कृति जुड़ी हुई है, उसको कैसे हटाएंगे? आज वही सत्ता और शक्ति के केंद्र में है, वही बड़े बड़े विद्वानों को जो है अपना अनुचर बनाती है, वही सत्ता की भाषा बोलने के लिए हमें विवश करती है। आपने कोई सुना है कि कोई मुल्क राजनीतिक रूप से आजाद हो लेकिन भाषा को लेकर इतना प्रमुखापेक्ष हो? अरे इस देश की जनता को उसकी भाषा में न्याय तक नहीं मिलता, और तो छोड़ दीजिए। ये कहां होता है? उन देशों में अंग्रेजी के प्रति जितनी चाहत हम हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों में, और ये ब्रिटिश वालों के बाद हम ही लोग बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं, या अमेरिकी नहीं जानते, उनको अंग्रेजी नहीं मानते। अब यह स्वाधीन भारत की एक हकीकत है। निराला भारत का भवितव्य देख रहे थे, कितनी गहरी आत्मीयता से वनमेला और नए पत्ते की कविताओं में उन्होंने समाज, जो नेहरूवादी समाजवाद है, उसका सच बताते हैं। कर भस्मीभूत समस्त विश्व को एक से उड़ रही धूल, नीचे अदृश्य हो रहा देश। सचमुच इस धूल के नीचे उड़ती हुई सच को निराला ने देखा। निराला उस सच से पर्दा उतारते, उस हकीकत को से पर्दा उतारते। मैंने पहले में ही कहा कि हकीकत को लाए तखय्युल के बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल खोल लाए। यह महाप्राणत्व जितना एक कवि का है, उतना ही हम सबका ही है। उसे जानना, आज अपने इतिहास को जानना है, उसको पढ़ना, अपने अतीत को समझना है, उसे ढूंढना, अपने आप को ढूंढना है। लेकिन आज जब हमारे समाज का आदर्श ही हो गया है, थिंक ग्लोबली बट एक्ट पर्सनली, लोकल। अगर हमारा आदत दुनिया भर की, अगर यही आदत कि सोचे आप दुनिया के लिए, करे खुद के लिए, यह जो खुदगर्जी है, वही हमें आप सहृदयता का नाश करती है। अगर आज हम उसे बचा लें और बचा के दिखाएं, तो अगली बार मुझे बुलाइए, और नहीं तो राम राम। आपने मुझे समय दिया, इतना ध्यान से सुना, कई बार तालियां वालियां भी बजाकर मेरा आभारी हूँ। आज के बिछड़े कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे फूल।